देहरादून से खबर है, जहां शहर के सबसे बड़े बालन नेक आड़त बाजार की शिफ्टिंग को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सक्रिय नजर आ रहा है। आड़त बाजार तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना शहर के लिए बहुत अहम है। इससे न केवल यातायात सुगम होगी, बल्कि बाजार क्षेत्र का सौंदर्य भी बढ़ेगा। प्रभावित संपत्ति धारकों को पूरी पारदर्शिता के साथ मुआवजा और भूखंड आवंटित किया जा रहा है। इसको लेकर एमडीटी उपाध्यक्ष ने बताया कि आड़त बाजार जहां शिफ्ट किया जाना है वो व्यापारियों के संज्ञान में है। मुआवजा वितरण की कार्यवाही चल रही है। बीच में अधिवक्ताओं की हड़ताल चल रही थी, इसीलिए काम रुक गया था, लेकिन अब मुआवजा वितरण और रजिस्ट्री की कार्यवाही हम कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा से दुकानों को तोड़ना भी शुरू कर दिया। शिफ्टिंग के लिए जो हम जमीन ले रहे हैं उसकी रजिस्ट्री पीडब्ल्यूडी के नाम पर करवा रहे हैं, ताकि भविष्य में पीडब्ल्यूडी उस रूट का चौड़ीकरण करे। देखिए, आड़त बाज़ार जहाँ शिफ्ट किया जाना है व्यापारियों को भी हमारा बन गया है और इसमें हमारा मुआवजा वितरण की कार्रवाई चल रही है। बीच में चूँकि जो अधिवक्तागण हैं उनकी हड़ताल चल रही थी तो हमारा काम रुक गया था। अब दोबारा से मुआवजा वितरण की और रजिस्ट्री की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों ने वहाँ पर स्वेच्छा से अपनी दुकानों का तोड़ना भी शुरू कर दिया है। और जो वहाँ पर ज़मीन हम ले रहे हैं वो सीधे हम पीडब्ल्यूडी के नाम से रजिस्ट्री करा रहे हैं, ताकि भविष्य में पीडब्ल्यूडी उस रोड का चौड़ीकरण करे। देखिए, आड़त बाज़ार जहाँ शिफ्ट किया जाना है व्यापारियों को भी हमारा बन गया है और इसमें हमारा मुआवजा वितरण की कार्रवाई चल रही है। बीच में चूँकि रुद्रपुर में उधम सिंह नगर की राजनीति उस समय गर्मा गई जब किच्छा से 2 बार विधायक रह चुके भाजपा नेता राजेश शुक्ला ने वर्तमान कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ पर झूठ और साजिश की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में शुक्ला ने कहा कि पार्षद सौरभ पर कथित हमले के मामले में विधायक बेहड़ ने इशारों में उनके परिवार को जोड़ने का प्रयास किया, जिससे पुलिस पहली बार उनके घर जांच के लिए पहुंची और इससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि फर्जी मारपीट के मामले को लेकर 3 दिन तक सरकार, पुलिस और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया गया, जबकि पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से विधायक तिलक राज बेहड़ के खिलाफ कार्रवाई, मामले की निष्पक्ष जांच और पार्षद सौरभ बेहड़ का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। तो पुलिस जांच में सच्चाई सामने आएगी, आरोप लगाया है। तो कांग्रेस से कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। राजेश शुक्ला ने तिलक राज बेहड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पार्षद सौरभ मामले में परिवार को जोड़ने का आरोप लगा है। फर्जी मारपीट को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो पुलिस जांच में सच्चाई सामने आएगी, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। कल जो ये घटना का खुलासा हुआ और इससे 3 दिन तक जो एपिसोड यहाँ चला, जिस तरीके से सरकार को घेरने की बातें, जिस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ, जिस तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और विरोधियों के खिलाफ जिस तरीके की भाषा इस क्षेत्र के किच्छा क्षेत्र के विधायक ने बोली, और उसके बाद जब उसका पटाक्षेप इस रूप में हुआ कि वो लोग खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, उससे मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि भविष्य में सच में यदि किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो शासन प्रशासन कहीं इस एंगल से ना देखने लग जाए कि ये नेता ने खुद तो नहीं कराया। मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि कम से कम इस केस का खुलासा हुआ, नहीं तो तिलक राज बेहड़ जी ने और पूरे प्रदेश की कांग्रेस ने जिस तरीके से इस फर्जी मामले को खुद ही रच करके और सरकार को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ हम जैसे जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं उनको और उनके परिवार के लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे परिजनों को इसमें फंसाने का जो षड्यंत्र रचा गया, उससे हम लोग बड़े व्यथित हैं। मेरे घर आज तक कोई पुलिस नहीं आई जीवन में। मुझे दुख हो रहा है, मैं सुंदर सेनानी का बेटा हूं, 2 बार एमएलए रहा हूं, मेरे घर पुलिस आ गई, उन्होंने मेरे भतीजों की तरफ इशारा किया, उनकी कॉल डिटेल देखी गई, उनकी लोकेशन
तो अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के साथ ही बाहरी वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्रीन टैक्स शुरू कर दिया है। राज्य के बॉर्डर से प्रवेश करते ही ऑटोमेटिक तरीके से बाहरी वाहन से ये टैक्स कट जाएगा। प्रदेश के वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि राजस्व में बढ़ावा देने के साथ ही इसका पैसा पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा, जिसके लिए इसको लागू किया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। अब उत्तराखंड में जो भी बाहरी गाड़ियां आया करेंगी उन पर ग्रीन टैक्स लागू होगा और ऑटोमेटिकली ये जो चालान है वो कट जाएगा। तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो राज्य में प्रवेश करते ही बाहरी वाहनों से अब टैक्स कट जाएगा। देखिए, ग्रीन टैक्स जो है वो उन वाहनों पे लगता है कि जो बाहर से उत्तराखंड में आते हैं, और ये जो है ये सेस के रूप में है। सेस का मतलब सामान्यतः अर्थ ये हो जाता है कि वो जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उसको वसूला जाता है, उसी उद्देश्य के लिए उसको व्यय भी किया जाना है। तो ये जनरल टैक्सेशन नहीं होता है। तो हम लोगों ने वो कुछ चीज़ें करनी है, क्योंकि हम लोग बड़े ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव स्थान पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम लोग जानते हैं कि हिमालय का कितना महत्व है पूरे देश की इकोनॉमी में, कितना हमारे यहाँ की नदियों का महत्व है पूरा नॉर्थ इंडियन एग्रीकल्चर और ओवरऑल डेवलपमेंट के उद्देश्य से। तो इन सभी को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन संसाधनों को सही तरीके से हम लोग देख पाए। तो इस तरीके के जो सेस लगा हुआ है, जैसे ग्रीन सेस लगा हुआ है, इसका वो छोटे उद्देश्य की ये पूर्ति करेगा कि कितना हम लोग इन कार्यों के प्रति कुछ संसाधनों की वृद्धि करें। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार की कार्रवाई अब शुरू होती दिख रही है, जिसके लिए विकास नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा 4 लेन परियोजनाओं को लेकर नगर पालिका परिषद सभागार में व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे। विभागीय अधिकारियों ने विकास नगर बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर योजना और उस पर सवाल जवाब एवं सुझाव आदि विषयों पर चर्चा की। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 4 लेन परियोजनाओं में स्थानीय लोगों और व्यापारियों की राय को गंभीरता से लिया जा रहा है। विधायक ने स्पष्ट किया कि सरकार जनता से प्राप्त राय का सम्मान करेगी और 4 लेन परियोजनाओं के वैकल्पिक विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। महत्वपूर्ण जो विकास नगर में 4 लेन का जो परियोजना थी, उसमें पब्लिक कंसल्टेशन का जो मीटिंग रखी गई थी, उसमें सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनकी राय ली गई, और उनकी बहुत महत्वपूर्ण जो विषय था उसमें सभी लोगों ने अपनी राय रखी, और उसमें एक ये हुआ कि जो बीच से उसको छोड़ते हुए अन्य जो टेक्निकल जो अच्छा विकल्प हो उसमें अलाइनमेंट करते हुए इस योजना का आगे क्रियान्वयन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और जो ये एनएच का प्रोजेक्ट है 4 लेनिंग का, उसके लिए जो कंसल्टेंट है उनकी मौजूदगी में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के व्यापारी हैं, जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे क्षेत्र के निवासी हैं, जो कम्यूटर्स हैं, उनका एक ये पीसी था, पब्लिक कंसल्टेशन। तो उनकी राय ली गई और बहुत खुलेपन के साथ राय ली गई, ठीक है। और निश्चित रूप से सरकार जो राय आई है उस राय का सम्मान करेगी और ये 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट के वैकल्पिक दूसरे विकल्पों पर विचार करेगी और दूसरे विकल्पों पर जाने का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल ने देहरादून में पत्रकार वार्ता में सरकार से 3 मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की प्रगति की जानकारी दी जाए। उधम सिंह नगर में सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में आरोपित एसएसपी के खिलाफ जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो और जमीन कब्जाने के आरोपित विधायक पर उठाई जा रही कार्रवाई की जानकारी जनता को दी जाए। तो कांग्रेस नेता ने
सरकार से 3 मांगे की हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड में सीबीआई की जो भी जांच की जा रही है उसकी जानकारी जनता को दी जाए। इसके साथ जमीन कब्जाने वाले विधायक पर भी कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाए। प्रेस वालों ने ये मांग रखी है सरकार से। तो गणेश गोदियाल ने सरकार से भंडारी हत्याकांड में लगातार प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं। हमारा आरोप आज भी यथावत स्टैंड करता है। अब तक उनके तथाकथित सीबीआई जांच के घोषणा के लिए इतने दिन हो गए, घोषणा के बाद इतने दिन हो गए, लेकिन अब तक इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया कि उन्होंने जो केंद्र सरकार को प्रतिवेदन भेजा है वो प्रतिवेदन किन किन बिंदुओं पर जांच करेगा, कब वो प्रतिवेदन भेजा गया, यह भी पता नहीं है कि अभी तक वो प्रतिवेदन भेजा गया कि नहीं भेजा गया। तो नंबर एक बात, सरकार उस प्रतिवेदन को सार्वजनिक करे, और नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी फिर एक बार अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए वीआईपी के नाम को उजागर करने के लिए एक बार फिर आंदोलन करने को विवश होगी। नंबर एक। नंबर दो, जो सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण है, उस आत्महत्या प्रकरण में पुलिस के महानिदेशक महोदय से जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उसमें हमने ये बात कही थी कि आप एक अपराध के लिए छोटे अधिकारियों को और कार्मिकों को दोषी मानकर उनको हटा रहे हैं, लाइन हाजिर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बड़े अधिकारियों को क्यों बचा रहे हैं। उस पर उनका ये आश्वासन था कि हम एक टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनौल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी ने मौसम को ठंडा कर दिया और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शुक्रवार से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। धनौल्टी, सुरकंडा देवी, कद्दूखाल और नाग टिब्बा में हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। पहली बर्फबारी से स्थानीय लोग और पर्यटक उत्साहित हैं और इससे पर्यटन कारोबार में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने फिसलन के मद्देनजर सतर्क रहने की अपील की है। तहसीलदार बीरम सिंह पवार ने बताया कि सड़क से बर्फ हटाने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है और पर्यटकों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की गई है। तो शुक्रवार से हुई बर्फबारी के बाद आप देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है। तो टिहरी गढ़वाल से आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही साथ प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। धनौल्टी तहसील में इस सीजन की ये पहली बर्फबारी हुई है और इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट था और जो रोड पर बर्फ गिरने वाली है उसके लिए पीडब्ल्यूडी, एनएच डिवीजन डोईवाला और एनएच देहरादून को अवगत करा दिया गया है। साथ ही जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि ड्राइव करते टाइम थोड़ा सेफली अच्छे ध्यान से चलाएं गाड़ी को। बाकी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां उनके लिए पूर्ण रूप से। देहरादून से है जहां पर डिजिटल के जमाने में उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी डिजिटल होने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, लेकिन नेटवर्क की कमी और जनता की कम दिलचस्पी इसमें एक बड़ी बाधा बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग डिजिटल तरीके से पर्चा बनाने को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें लगातार शिकायतें विभाग को प्राप्त हो रही हैं। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी देहरादून का कहना है कि कोई भी नई चीज जब आती है तो थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन बाद में उसकी आदत बन जाती है और जल्द ही लोग डिजिटल पर्चा बनवाने पर राहत भी महसूस करेंगे। तो ये तो समय लगता है उसको करने में, अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है उस तरह की, और थोड़ा सा केवल इंटरनेट लोग यूज नहीं करना जानते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल पर बनाने में उनको समस्या आ रही है कई बार, जिससे आधा अगर आईडी बनाई भी जाती है और अस्पताल में बनाई जाती है तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं होते या कई लोग शेयर नहीं करना चाहते। तो ये समस्या तो है, लेकिन आप देखते हैं धीरे धीरे जैसे डिजिटल जब आया था, सब मनी ट्रांसफर की बात आई थी, सब चीज़ आई थी, तो लोगों में काफ़ी इस बात को लेकर के इनर्शिया था, लोगों ने विरोध भी करते थे। तो हर चीज़ नई चीज़ का थोड़ा सा जिसमें लोगों को थोड़ा परेशानी होती है स्टार्टिंग में, उसका लगता है लोगों को क्यों किया जाए, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे लोग इसको कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं कहता हूँ कि आभा आईडी के माध्यम से सब लोगों का जो उपचार भी प्रदान किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी उसके माध्यम से होगा, ऐसा तरीका। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ी जिलों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि देहरादून समेत कई मैदानी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मसूरी,
चक्राता, चमोली और उत्तरकाशी में हुई ताजा बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फ गिरते ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। मौसम के इस बदले मिजाज से पहाड़ों में ठंड के साथ साथ सुंदर नजारों का दौर भी शुरू हो गया है। लक्सर में एफएमसी गोदाम पर महिला राशन डीलर ने जमकर हंगामा काटा और गोदाम संचालक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी बबीता पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जो अधिकारी के भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं, जिन्हें समय आने पर उजागर किया जाएगा। राशन डीलर ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने 18% कमीशन की मांग करती थी और जब वे कमीशन देने में असमर्थ रही तो अधिकारी ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और पिछले 2 महीने से उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। महिला राशन डीलर ने हरिद्वार में हाल ही में डीएसओ पर हुई विजिलेंस कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि अधिकारियों ने डीएसओ को जानबूझकर ऐसी जगह बिठाया जहां पहले से कैमरे लगे थे और उनकी रिकॉर्डिंग करवाकर छापा मरवाया गया, जिससे डीएसओ को फंसाया गया। भ्रष्टाचार के आरोप है इन पर, क्योंकि ये घपलेबाजी कर दी यहाँ पर। इसने यहाँ से गोदाम में से यहाँ से इतना मंडवा रखा था, मंडवा कहाँ गया? दाल रखी, दाल कहाँ गई? इसने यहाँ से बिल कटवाए, आरएफसी को कहेगा बिल कटवाए है, इसने खरीद करी गोवर्धनपुर से खरीदी, इसने 2300 रुपये करी, बेची वहाँ से 2500-2400 रुपये रेट आए सरकार से। ठीक है, इसने इतने घपलेबाजी कर रखी, मैं इसके भंड जितने फोड़ूंगा, मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग है इसकी, मेरे पास बिल भी है, सब चीज़ है इसका, मैं दूंगी आपको, अगर टाइम आया तो मैं वो भी करूँगी। दूसरी बबीता मैडम, मुझे कल मैंने फ़ोन कराया, मैंने प्रधानों के फ़ोन से भी फ़ोन गए हो, सबसे फ़ोन गए, इन्हें कहा मैं तहसील दिवस में परसों, इसने तहसील दिवस का नाम गया। हरिद्वार से पत्रकार का फ़ोन करा मैंने, उसे भी इसने यही कहा कि मैं वहाँ तहसील में हूँ, तहसील दिवस में मैं फिर फ़ोन करती हूँ। ये मुझे चक्कर पर चक्कर दे जा रही है, तो मैं मेरी गलती बताओ कि ये गलती है तुम्हारी। मैं 2 महीने हो गए, मुझे दिसंबर और जनवरी का राशन नहीं दिएगा। श्रीमती सुषमा उचित दर विक्रेता ग्राम मिर्जापुर सादात के द्वारा जो वहाँ पे गोदाम पे ये किया गया है कि राशन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा, गोदाम पे चावल उपलब्ध नहीं है, इस कारण अभी राशन उपलब्ध अभी लगभग 40 डीलर यहाँ के रह भी चुके हैं चावल ना होने के कारण। और सुषमा को भी 2 दुकानों का गोदाम से उठान कराने के लिए मेरे द्वारा कहा भी गया था कि 2 दुकानों का राशन इसको उठा दिया जाए, किंतु फिर भी इसके द्वारा अनावश्यक रूप से और मेरे द्वारा इसकी दुकान की संस्तुति मतलब निलंबित करने की संस्तुति लगाई गई है 26/12/2025 को, जिस कारण इसके द्वारा मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मंडवा तो हमारे यहाँ से तो खैर उठता ही नहीं है, मंडवा तो गोदाम से उठता है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो केवल संस्तुति के कारण लगाए जा रहे हैं कि मैंने उसकी दुकान की निलंबित की संस्तुति कर दी, इसलिए उसके द्वारा मुझे बार बार